नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, राजस्थानी चित्रकला की रंग बिरंगी दुनिया में। और हमारा गाइड ये बेहतरीन नोट्स जिनके जरिए हम इस कला के हर पहलू को, हर बारीकी को समझेंगे। तो ये रहा हमारा आज का सफरनामा। हम शुरुआत करेंगे किशनगढ़ की नफासत से, फिर जैसलमेर के रंगों को देखेंगे और वहां से होते हुए हाड़ौती और डुंडाड़ की शाही कला को जानेंगे। और आखिर में हम उन महान कलाकारों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस विरासत को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किशनगढ़ स्कूल की तरफ, यकीनन सबसे मशहूर और सबसे नफीस शैलियों में से एक। तो देखिए, किशनगढ़ शैली की जो आत्मा है ना, वो राजा सावंत सिंह के कला प्रेम में बसती है। हाँ, ये बात सही है कि एरिक डिक्सन और फयाज अली जैसे लोगों ने इसे दुनिया के सामने लाने का काम किया, पर इसका जो सुनहरा दौर था वो राजा सावंत सिंह के वक्त ही था। वो खुद नागरी दास के नाम से कविताएं लिखते थे और बस उनकी वही शायरी, वही काव्यात्मक नज़र किशनगढ़ के चित्रों में उतर आई और उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। अच्छा, किशनगढ़ की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसने कांगड़ा और ब्रज जैसी शैलियों से सीखा जरूर, पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, उसे खोने नहीं दिया। जब आप इन पेंटिंग्स को देखेंगे ना, तो उनमें केले के पेड़ों की लाइनें, बड़ी बड़ी शांत झीलें और उनमें तैरते हुए हंस, ये सब मिलकर एक बहुत ही रोमांटिक सा माहौल बना देते हैं। और अमरचंद की जो पेंटिंग है ना, चांदनी रात की संगोष्ठी, वो तो इस खूबसूरती का एक लाजवाब उदाहरण है। और अब ये रहा वो चेहरा जिसने किशनगढ़ शैली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ये है बणी ठणी। इसे बनाया था महान कलाकार मोरध्वज निहाल चंद ने, और ये पेंटिंग आज भारतीय कला की शान मानी जाती है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रेम कहानी है। कलाकार ने असल में राजा सावंत सिंह की प्रेमिका विष्णुप्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया है। और उनकी वो खासियतें, जैसे वो सुराहीदार गर्दन, पतली कमर और कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें, ये सब किशनगढ़ शैली में खूबसूरती का एक स्टैंडर्ड बन गई, एक पैमाना बन गई। अब सोचिए ये पेंटिंग कितनी अहम होगी कि 1973 में भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट जारी कर दिया। 20 पैसे का टिकट था, और इस एक कदम ने बणी ठणी को देश के कोने कोने में, हर घर तक पहुंचा दिया। हाँ, तो इस पूरी शानदार शैली के पीछे सिर्फ एक कलाकार नहीं था। मोरध्वज निहालचंद तो थे ही, पर उनके साथ साथ नानिकराम, सीताराम, बदन सिंह, मूलराज और भी कई कलाकार थे, जैसे सूरध्वज, लाडली दास, रामनाथ। इन सब ने मिलकर अपनी कला से किशनगढ़ को वो पहचान दी जो आज भी कायम है। चलिए, अब किशनगढ़ से आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम दो बिल्कुल अलग अलग शैलियों को देखेंगे। यहां आते ही आपको लगेगा कि आप दो अलग अलग दुनिया में आ गए हैं। एक तरफ देखिए जैसलमेर की कला, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह, चटकीले वाइब्रेंट रंगों से भरी हुई। और दूसरी तरफ है नागौर की शैली, जो बिल्कुल शांत और हल्के रंगों में अपनी बात कहती है। इन दोनों में फर्क एकदम साफ है। जैसलमेर की कला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर किसी और शैली का कोई असर नहीं पड़ा। ये एकदम लोकल है, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई, और इसमें ज्यादातर मूमल की कहानी दिखाई देती है। दूसरी तरफ नागौर की पहचान ही उसके बुझे हुए हल्के रंगों से है। साथ ही वहां पारदर्शी कपड़ों का चित्रण भी मिलता है, जो उसे एक अलग ही ग्रेस देता है। चलिए, अब अपना रुख करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की ओर। यहाँ हमें मिलेंगी दो बहुत ही मशहूर शैलियाँ, बूंदी और कोटा, जो अपने एक्शन से भरे डायनामिक सीन्स के लिए जानी जाती हैं। बूंदी शैली की बात करें तो ये पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बारिश में नाचते मोर, चहकते पंछी और घने जंगल सब जिंदा हो गए हैं। हाँ, इस पर मेवाड़ शैली का असर जरूर दिखता है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मिलेगा रंग महल में। वहां के जो म्यूरल्स हैं, भित्ति चित्र, वो तो वर्ल्ड फेमस हैं। और बूंदी के ठीक बगल में है कोटा, जहां की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक्शन और ड्रामा है। यहाँ के पेंटर्स शिकार के दृश्यों को दिखाने में माहिर थे। आप उन पेंटिंग्स में गजब की एनर्जी और मूवमेंट महसूस कर सकते हैं। और हाँ, कोटा स्कूल का जो रागमाला सेट है, वो अपने आप में सबसे बड़ा माना जाता है। तो हाड़ौती से अब आगे बढ़ते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र की तरफ। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे आमेर और जयपुर की, जहाँ की कला पर हमें मुगल प्रभाव साफ साफ देखने को मिलेगा। आमेर शैली पर मुगल स्टाइल का इतना गहरा असर क्यों था?
खैर, ये तो होना ही था, क्योंकि आमेर के राजाओं और मुगलों के बीच काफी करीबी रिश्ते थे। और ये असर आपको पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स में, राजाओं के संरक्षण में, हर जगह दिखेगा। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ के कलाकारों ने सम्राट अकबर के लिए महाभारत के फारसी अनुवाद रज़्मनामा पर भी काम किया था। और फिर आमेर की यही कला जयपुर में जाकर और ज्यादा विकसित हुई। जयपुर स्कूल की खासियत क्या थी? यहाँ के कलाकारों ने आदमकद पोर्ट्रेट बनाने में महारत हासिल कर ली, मतलब इंसान के असली साइज के बड़े बड़े चित्र। इसके अलावा जानवरों की लड़ाई के जो दमदार सीन होते थे, वो भी इनकी पहचान बन गए। और इन सब में साइबराम और लालचंद जैसे कलाकारों का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ढूंढान में हमारा सफर अभी जारी है, और इस इलाके में हमारा आखिरी पड़ाव होगा एक बहुत ही कमाल की जगह, शेखावाटी। ढूंढाड़ में ही हमें कुछ और भी स्टाइल देखने को मिलते हैं, जैसे अलवर, और एक है उनियारा शैली, जो बहुत दिलचस्प है। ये असल में जयपुर और बूंदी स्टाइल का एक मिक्सचर है, एक संगम। और कलाकार मीर बख्श की पेंटिंग्स में जहां उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र बनाए हैं, ये मिलाप बहुत खूबसूरती से नजर आता है। और अब हम आ गए हैं शेखावाटी। ये जगह अपने आप में अनोखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कला कागज या कैनवस पर नहीं उतरती। यहाँ तो कला जिंदा होती है, बड़ी बड़ी हवेलियों की दीवारों पर। यहाँ की तो हर दीवार एक कहानी सुनाती है। और इन्हीं शानदार खूबसूरत भित्ति चित्रों की वजह से पूरे शेखावाटी इलाके को एक नाम दिया गया है, ओपन आर्ट गैलरी। मतलब एक ऐसी आर्ट गैलरी जो खुली हवा में है, जिसकी कोई छत नहीं है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम कुछ अनोखी शैलियों और उन उस्तादों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मॉडर्न राजस्थानी आर्ट को एक नई दिशा दी। सबसे पहले ये देखिए, एक ऐसी टेक्निक जो आपको हैरान कर देगी, कजली पेंटिंग। सोचिए, बिना किसी ब्रश का इस्तेमाल किए सिर्फ काजल यानी कालिक से पेंटिंग बना देना, ये तो कमाल का हुनर है ना? और आखिर में हम उन मॉडर्न मास्टर्स को सलाम करते हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हर कलाकार की अपनी एक पहचान थी, जैसे परमानंद चोयल भैंसों का चितेरा के नाम से मशहूर हुए। देवकीनंदन शर्मा को मास्टर ऑफ नेचर इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा गया। कुंदन लाल मिस्त्री ने तो राजस्थान में मॉडर्न पेंटिंग की शुरुआत की। इन सभी ने इस विरासत को जिंदा रखा। पर अब सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार विरासत के बाद राजस्थानी कला का अगला पड़ाव क्या होगा? इसका भविष्य कैसा दिखेगा?